हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर। तो आज से हम लोग कंपनी अकाउंट्स की शुरुआत कर रहे हैं और टर्म वन के लिए मैं करा रहा हूँ क्लास, क्योंकि टर्म वन में आप सबको पता है कि जो कंपनी अकाउंट्स है वो 12 नंबर का वेटेज है, यानी कि कंपनी अकाउंट्स टर्म वन के अंदर 12 नंबर का पूछा जाएगा। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर भर के एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। मतलब कि इस चैप्टर के अंदर ही लगभग 200 एमसीक्यू आपको पढ़ने पड़ेंगे, तब जाकर उसमें से कोई 12 नंबर का कवर होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चैप्टर पूरा कॉन्सेप्चुअल, और मैं इतनी गारंटी से कह सकता हूं आपको कि जो बच्चा मेरी इस कंपनी अकाउंट की सीरीज को देखेगा उसका शेयर बहुत अच्छे से हो जाएगा और वो 12 में से पूरे 12 नंबर कवर करेगा। और इवन टर्म टू में जब मैं आपको इशू ऑफ डिबेंचर कराऊंगा ना, तो वो 3 क्लासेस के अंदर ही हो जाएगा, क्योंकि शेयर्स के अंदर आपने सब कुछ सीख रखा होगा कॉन्सेप्चुअली। ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन करवा दिया, आपको सीखने को मिलेगा क्या है स्टॉक मार्केट, क्या है शेयर मार्केट, कैसे ट्रेडिंग होती है, इवन फ्यूचर आप कैसे बना सकते हो, कंपनी क्या है, शेयर्स क्या है, डिबेंचर्स क्या है, इशू क्या है, रिडम्पशन क्या है, सब कुछ। तो मैं इस चैप्टर को कवर करूंगा क्लास, लगभग मुझे लग जाएगा 2 वीक्स का टाइम, क्योंकि देखो बड़ा चैप्टर है। मैं भगा भगा के एक आध क्वेश्चन आपको नहीं कराऊंगा, मेरे साथ यहाँ सीखना पड़ेगा आपको, और एक्चुअल में सिखा दूंगा आपको कंपनी अकाउंट्स। बस आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आज की क्लास जब खत्म हो जाए, एट द एंड ऑफ द क्लास, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरा पढ़ाना अच्छा लगे, तो अपने सारे दोस्तों को कह सकते हो कंपनी अकाउंट्स मेरे से पढ़ लें। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लास यहाँ पे सारे लेक्चर्स मिलेंगे, जितनी भी चीज़ें क्लास में करा रहा हूँ सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आएगा और पूरे 12 नंबर का कवर होगा। ये कोई नहीं शॉर्ट वीडियो जो 1 मिनट 2 मिनट इस तरीके से नहीं होगा। हाफ एन आवर तो अप्रॉक्स पढ़ेंगे हम, कि हाफ एन आवर तो पढ़ना पड़ेगा, तभी ये जाके 2 वीक्स में खत्म होगा, नहीं तो ये बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये 12 नंबर का है। सोचो, जो पूरा का पूरा पार्टनरशिप का सिलेबस है आपका टर्म वन का, वो लगभग 18 नंबर का है, और ये अकेला जो है वो 12 नंबर का है। खुद सोचो, एक ही चैप्टर बस 12 नंबर, वहां पे 4 चैप्टर जो है वो पढ़ के आपको 18 नंबर मिलता है। तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जो मेरी स्ट्रेटेजी है इस चैप्टर को खत्म करने की, तो मैं क्या सोच रहा हूँ क्लास, देखो 3 बातें मेरे मन में है। सबसे पहली बात, मैं अच्छे से डीपली आपको प्यार से समझाऊंगा और फिर आपको सारी चीजें कराऊंगा। और मेरा फोकस क्लास लॉन्ग क्वेश्चन पर नहीं रहेगा, मेरा फोकस रहेगा शॉर्ट क्वेश्चन जिसके एमसीक्यू बन सकते हैं, और कैसे शॉर्ट कैलकुलेशन, बहुत सारे शॉर्ट्स कैलकुलेशन सिखाऊंगा आपको, जहां पे कम समय के अंदर आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के कैलकुलेट करके आंसर निकाल के टिक कर दोगे, रेदर देन कि हम पूरा फॉर्मेट बना रहे हैं, जर्नल बना रहे हैं, पूरा का पूरा क्लास अकाउंट बना रहे हैं। नहीं, जितनी जरूरत एमसीक्यू में होगी उतना तो पढ़ना पड़ेगा। मतलब पढ़ना तो सारा पड़ेगा, लेकिन जो क्वेश्चंस बुक में काफी सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, उन पूरे क्वेश्चन को सॉल्व ना कर कर उनसे जिस जिस पॉइंट पे एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं मैक्स टू मैक्स, उन पॉइंट्स को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज क्या है क्लास, कि आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, आप क्वेश्चन को ढंग से रीड करना, क्योंकि देखो इसमें क्वेश्चन जो रहेगा वो पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट रहेगा, पैराग्राफ रहेगा, पढ़ना पड़ेगा, कॉपी किताब बैठ कॉपी निकाल के कैलकुलेशन लगाना पड़ेगा, और सारी कॉपी में अच्छे से मेंटेन करके रखना कॉपी, क्योंकि बिफोर एग्जाम आपको कंपनी अकाउंट्स रिवीजन करना हो तो उस नोटबुक से आप आराम से सारा रिवीजन कर सकते हो, रेदर देन कि आप इतनी लंबी लंबी वीडियोस देखो। ठीक है, और रिवीजन मैं भी आपको कराऊंगा, लास्ट में एमसीक्यू भी मैं कराऊंगा, तो कोई टेंशन नहीं भाई, क्लास में भी काफी सारे एमसीक्यूज पूछता जाऊंगा मैं, तो आप उनको भी अटेम्प्ट करते चले ना। तीसरी बात, मैं इसमें कवर करूंगा सबसे पहले न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल पोर्शन कवर करूंगा, जो लगभग 8 मार्क्स तक का उम्मीद है पूरा का पूरा आएगा ही। बाकी 4 मार्क्स की जो आएगी वो थियोरी आएगी, काफी सारी थियोरी भी है इसके अंदर, जो मैं टाइम टाइम बताऊंगा, टाइम टू टाइम बट लेकिन आखिरी में मैं आपको क्लास एक थियोरी का अलग से क्लास लूंगा, 2 या 3 क्लास थियोरी की रखूंगा, जिसके अंदर कंप्लीट थियोरी का हम लोग रिवीजन कर लेंगे। कुछ भी इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, जबकि इस टॉपिक में क्लास आपको प्राइवेट प्लेसमेंट पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस है, और ईसॉप्स, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, इस टॉपिक पे फोकस है। हालांकि ये थियोरी है, छोटा मोटा न्यूमेरिकल्स भी इससे बनता है, तो मैं आपको 12 में से 12 कराने वाला हूं, कोई फॉर्मेलिटी यहां पर नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आज तो मैंने टाइम ले लिया आपका 2-3 मिनट इस टॉपिक पे, बट अगली क्लास में स्टार्ट करते आपको पढ़ाने लग जाऊंगा। ठीक है, तो क्योंकि टाइम आपका भी कीमती है और टाइम मेरा भी कीमती है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल कि सर ये चैप्टर क्या है, हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब है क्या लफड़ा, कंपनी अकाउंट्स क्या है। देखो सिंपल सी बात है, तो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे पार्टनरशिप, 11th में पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप, जहां पे एक ओनर रहता है जिसको बोलते हैं प्रोप्राइटर।
पार्टनरशिप के अंदर 4-5 लोग मिलकर या 10-15 लोग या 20-30 लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, जिसको बोलते हैं पार्टनरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म। और हर एक जो इंडिविजुअल है उसको नाम देते हैं पार्टनर। तो पार्टनर जो है वो मालिक होता है पार्टनरशिप फर्म में। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में अकेला इंसान मालिक होता है, जबकि कंपनी में जो मालिक होता है उसे बोलते हैं शेयर होल्डर्स। क्या कहते हैं क्लास? शेयर होल्डर्स। ठीक है, कंपनी के जो ओनर होते हैं वो शेयर होल्डर्स हैं। तो सर क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस कंपनी में मुकेश अंबानी शेयर होल्डर हैं? बिल्कुल शेयर होल्डर हैं। बट सर हमने तो कभी पढ़ा नहीं, हम मालिक ही मालिक कहते हैं। बेटा वो सिर्फ और सिर्फ मालिक इसलिए कहलाए जाते हैं कि उनका शेयर बहुत ज्यादा है। एग्जाम्पल, अब हम 5 दोस्तों ने मिलकर एक बहुत बड़ा पिज्जा ऑर्डर किया। वो पिज्जा है 500 रुपए का, जिसमें से 300 रुपए मैंने अकेले ने दिए हैं, बाकी 200 लोगों को बाकी 4 लोगों ने मिलाकर दिया है। तो सीधी सी बात है, आप लोग क्या सोचेंगे, मैं ही इस पिज्जा का मालिक हूं जब मैंने इतना बड़ा अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है। सिमिलरली रिलायंस में मुकेश अंबानी जी का बहुत पैसा लगा है, इसीलिए क्लास लोग उनको मालिक बोलते हैं। बट कंपनी का कोई भी मालिक नहीं होता, कंपनी के सारे क्या होते हैं? शेयर होल्डर्स। आप शेयर होल्डर्स को मेंबर्स भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो क्लास? मेंबर्स। चलो कंपनी के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, बट सबसे पहले कंपनी है क्या और क्लास कंपनी वर्क कैसे करती है। सुनो मेरी बात, कंपनी क्या है? तो सबसे पहले डेफिनेशन में, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कि कंपनी कोई इंसान नहीं है, सिर्फ आर्टिफिशियल पर्सन है जो क्रिएटेड बाय लॉ है। हम कुछ पेपर फॉर्मेलिटीज, आप भी लाइफ में जाके आगे अपनी कंपनी खोलोगे, दिल्ली के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी शॉप्स भी जो हैं वो भी कंपनियां हैं, वो भी प्राइवेट कंपनी है, रजिस्टर्ड है। तो हमें करना क्या होता है, कुछ पेपर वर्क, जैसे मान लो मैं हूँ, ठीक है, और मेरे साथ 15-20 लोग और हैं, हम सब टीचर्स हैं, हम सब मिलकर कंपनी खोलना चाहते हैं, ठीक है, एजुकेशन की एक कंपनी खोलना चाहते हैं। तो हम सब क्या करेंगे, कुछ कुछ पैसा लगाएंगे, कुछ कुछ पैसा लगाने के बाद हम क्या करते हैं क्लास, उन पैसों से बिल्डिंग खरीदेंगे, रॉ मेटेरियल, मशीन, ये सारी चीजें खरीदेंगे। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो क्लास जो भी स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर, ये जो जितनी भी चीजें, डेस्क वगैरह, ये सारी चीजें भाई इन्वेस्ट करेंगे। हमारे दुकान का एक नाम होगा, हमारी कोचिंग का एक नाम होगा, और फिर हम सरकार से जाकर उसका रजिस्ट्रेशन ले लेंगे। कहां से लेंगे? कंपनीज एक्ट 2013 के रूल के अकॉर्डिंग क्लास रजिस्ट्रेशन ले लेंगे। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन ले लेंगे, हमारी कंपनी क्या हो जाएगी क्लास, हमको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा काम करने का, सर्टिफिकेट ऑफ क्लास कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो हमारी कंपनी हो जाएगी इनकॉर्पोरेट। हमारी कंपनी क्या हो जाएगी? इनकॉर्पोरेट। हमारी कंपनी स्टार्ट हो गई। तो कंपनी बनी कैसे बेटा? कंपनी कैसे बनी? पेपर वर्क से, लीगल वर्क से, है ना, क्रिएटेड बाय लॉ है। तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कोई इंसान नहीं है, बस हमारी इमेजिनेशन कि हाँ ये हमारी कंपनी है, हम मालिक तो हम ही है। हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है? कानून की नजरों में कंपनी एक अलग बॉडी है और मैं एक अलग बॉडी हूं। लाइक आपने सुना होगा कि मैगी का एक केस हो गया था कुछ साल पहले, जिसमें मैगी के अंदर कुछ जहरीले सब्सटेंस, टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंस मिले थे, जिसकी वजह से नाम मैगी का खराब होता है। मुकदमा मैगी के नाम पे होगा, यानी कि नेस्ले के नाम पे। नेस्ले ओनर है, मतलब नेस्ले कंपनी है, उसका एक प्रोडक्ट मैगी है। तो यानी कि जो मालिक है उसके बारे में कोई बात नहीं हुई। अगर रिलायंस ने मुझे गलत सामान दिया है तो मैं रिलायंस पे मुकदमा करूंगा, क्योंकि सरकार की नजरों में, कानून की नजरों में रिलायंस एक अलग बॉडी है। समझ रहे हो? एक अलग वो इकोनॉमिक यूनिट है। समझ रहे हो? तो मैं अलग हूं और मेरा बिजनेस अलग है, तो सेपरेट लीगल एंटिटी है। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है, तुम सीधे पार्टनर के नाम से मुकदमा कर सकते हो। कंपनी में तुम सीधे के सीधे या क्लास मुकेश अंबानी को ऊपर मुकदमा नहीं करोगे, रिलायंस के ऊपर मुकदमा करोगे। परपेचुअल सक्सेशन। पार्टनरशिप में तीनों पार्टनर जा रहे हैं, कार एक्सीडेंट में तीनों की मौत हो जाती है, बिजनेस बंद हो जाएगा। कंपनी में ऐसा नहीं होता, मालिक मर जाए बिजनेस तब भी चलता रहेगा। रिलायंस की बात करें, चाहे टाटा की बात करें, तो ये सब टाटा की बात करें तो 100 साल से पुराना जो है वो कंपनी है, लेकिन ओनर जो है वो धीरे धीरे चेंज होते हैं। पहले और थे ओनर, अब और हैं, और आगे और होंगे। सिमिलर रिलायंस में भी धीरू भाई अंबानी ने चालू किया, उसके बाद मुकेश अंबानी जी संभाल रहे हैं, उसके बाद और उनके बच्चे संभालेंगे, है ना। तो यानी कि बिजनेस कभी नहीं मरता, बिजनेस हमेशा चलता रहता है। और बिजनेस का क्या होता है? कॉमन सील। सील हो भी सकता है, नहीं भी, मतलब मैंडेटरी नहीं है। एक स्टैंप होता है, सील जैसा क्या होता है, एक स्टैंप होता है पूरा का पूरा, जिसमें मोहर लग जाता है डॉक्यूमेंट्स पे। जैसे ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा कई सारे कागज पे स्टैंप लगता है, आपके स्कूल का भी होगा, तो ये ऐसा एक कुछ लिखा रहता है, ऐसा एक सिग्नेचर सा हो जाता है, तो ये पूरा स्टैंप लग जाता है। तो यही स्टैंप होता है क्लास, रबर स्टैंप। तो ये कंपलसरी नहीं है बनाना, हो भी सकता है, नहीं भी, क्या पता आजकल क्लास, आजकल पहले कंपलसरी था, बट अब क्या है क्लास, ये ऑप्शन कर दिया गया। सो फाइनली कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, कानून की नजरों में अलग पहचान है। उसके बाद क्लास परपेचुअल सक्सेशन है और कॉमन सील है। तो ये है कंपनी। और रूल कौन से, कहां से है क्लास? कंपनी एक्ट के जो भी रूल्स गवर्न होते हैं वो कहां होते हैं क्लास? कंपनीज एक्ट 2013। यानी कंपनी पे जो रूल लगते
हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 के रूल लगते हैं। क्लियर है यहां तक? अच्छा, कितने टाइप की कंपनी हो सकती है? तो पहले दो ही होती थी, बट अब 3 टाइप कंपनी हो सकती है। एक अकेला इंसान चाहे तो भी कंपनी बना सकता है, सिंगल पर्सन अगर कंपनी बना रहा है तो उसे कहते हैं 1 पर्सन कंपनी, शॉर्ट में उसे क्या बोलते हैं, ओपीसी। बेटा एक बात और, मैं आपको आज का बेसिक इंट्रोडक्शन कंपनी का सिर्फ और सिर्फ इसलिए दे रहा हूं ताकि आगे आने वाली क्लासेस में मैं जो भी न्यूमेरिकल, जो भी एंट्रीज कर रहा हूं वो तुम्हें समझ आए। तो मैं आपको कोई थ्योरी पढ़ा नहीं रहा। जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पर्टिकुलर नोट्स दूंगा, इन सब के डिफरेंस सिखाऊंगा, इन सब के एक एक पॉइंट के बारे में जाकर थ्योरी बताऊंगा, ताकि वहां से अगर एमसीक्यू पूछा जाए तो बन जाए। अभी मैं क्यों आपको पढ़ा रहा हूं? ताकि कल को क्वेश्चन में कहीं लिखा गया पब्लिक कंपनी, आप बोलोगे सर पब्लिक कंपनी क्या होती है, तो इसीलिए मैं आपको अभी समझा रहा हूं ताकि न्यूमेरिकल्स स्मूथली चले, कहीं अटको ना। बट इनकी रियल थ्योरी, इनके नोट्स भी दूंगा आपको, इनकी थ्योरी बना के प्रॉपर तरीके से हम आगे करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की। 1 पर्सन बता दिया मैंने, जहां पे अकेला इंसान भी चाहे तो ओपीसी रजिस्टर कर सकता है खुद को 1 पर्सन कंपनी के लिए। प्राइवेट कंपनी क्या होती है क्लास? सिंपल सिंपल सी बात है, हम 4-5 दोस्त हैं, हमने सब घर से 50-50 लाख रुपए मिला दिए और 2.5-3 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया, और उससे हम क्या करेंगे, अपना बिजनेस स्टैब्लिश करेंगे। हमारा पैसा लगा है, हमने बाहर किसी से पैसा नहीं लिया है, और इसके अंदर 2 से लेकर मैक्सिमम 200 लोग तक मिलकर बिजनेस कर सकते हैं, 2 से लेकर 200। लेकिन पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 और क्लास मैक्सिमम अनलिमिटेड, ये पब्लिक कंपनी है। और हम इस पूरे चैप्टर को सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए पढ़ रहे हैं। यानी इस पूरे चैप्टर में जब भी मैं नाम लूंगा कंपनी, तो दिमाग में क्या आएगा, पब्लिक कंपनी। ये पब्लिक कंपनी ही ऐसी कंपनी है जो इशू ऑफ शेयर्स टू पब्लिक, यानी जो आम जनता को शेयर्स इशू कर सकते हैं। चैप्टर का नाम है इशू ऑफ शेयर। दिमाग में आएगा सर शेयर क्या है, अभी बताऊंगा, ध्यान से सुनना। तो प्राइवेट कंपनी मतलब हम सब ने अपना पैसा लगाया और अपना बिजनेस को स्टार्ट किया, मुनाफा होगा हम सब बांट लेंगे, पार्टनरशिप जैसा ही है, लेकिन इसमें 200 तक मेंबर हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैं आम जनता से पब्लिक से आम जनता से पैसे लूं, रिलायंस, टाटा, अदानी, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आईटीसी, तो ये सब कंपनियां क्या करती हैं, पब्लिक से पैसा लेती हैं बिजनेस करने के लिए। पब्लिक इतनी सारी, करोड़ों, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन लगभग मतलब कि 750 करोड़ की पॉपुलेशन है, 7.5 बिलियन की पॉपुलेशन है। अब कोई 10 रुपए दे रहा है, कोई 1000 रुपए, कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 1 करोड़, कोई 5 रुपए, कोई 15 रुपए, कोई 100 रुपए, इतना सारा इनके पास पैसा इकट्ठा हो जाता है ना, कि इस पैसे से ये बिजनेस करते हैं, और बाद में जिन्होंने जिन्होंने इनको पैसा दिया है उनको ये मुनाफे का भी थोड़ा सा हिस्सा शेयर करते हैं। जिसने ज्यादा पैसा दिया उसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जिसने कम पैसा दिया उसे कम प्रॉफिट मिलेगा। कंपनी इस तरीके से वर्क करती है। तो पब्लिक कंपनी, फिलहाल अगर मैं बोलूं तो पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो पब्लिक से पैसा लेकर बिजनेस कर सकती है। लेकिन प्राइवेट कंपनी में आप पब्लिक से पैसा लेकर बिजनेस नहीं कर सकते, आपको खुद का पैसा ही लगाना पड़ेगा। इसीलिए कभी भी अगर आपने नाम देखा होगा तो प्राइवेट कंपनी के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगा रहता है, और पब्लिक कंपनी के नाम के आगे खाली एलटीडी, शॉर्ट में लिमिटेड लगा रहता है। लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मतलब आईसीआईसीआई, मैंने कोई फुल फॉर्म बोला है बस उसका, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, आईडीबीआई बैंक, ठीक है। तो इस तरीके से जो प्राइवेट कंपनी है उनके नाम, एक सेकंड, क्या उल्टा उल्टा लिख दिया बेटा, मैंने उल्टा लिख दिया। प्राइवेट कंपनी के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखा रहेगा, और पब्लिक कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड लिखा रहेगा। तो ये लिमिटेड मतलब पब्लिक से पैसा ले रहे हो आप, तो जिस भी कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड लगा रहता है वो पब्लिक कंपनी है, और जिस भी कंपनी के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगा रहेगा वो कैसी कंपनी होगी, प्राइवेट कंपनी। पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती, ये पब्लिक से पैसा लेती है। सरकार की नज़र इन पे थोड़ी सी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि आम जनता का पैसा लिया है, कहीं भाग ना जाएं, कहीं डुबा ना दें, गलत तरीके से पैसा ना ले लें, तो सरकार खूब इन पे ध्यान रखती है, खूब इनका ख्याल रखती है कि भैया ये कहीं पब्लिक को लेके, पब्लिक को नुकसान ना कर दें और पब्लिक सरकार को गाली दे और कल को हमारी सरकार ही गिर जाए, इस तरीके से चीज़ें ना हो। ठीक है ना? चलो, तो बेसिक चीज़ें समझ में आ गई क्लास। अच्छा, एक चीज़ और आपके मन में आएगी, सर आप कंपनी, चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी, इसको तो ओपीसी लिखते हैं, चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी, ये लिमिटेड का क्या फंडा है, ये लिमिटेड क्यों लगा रहता है? तो बेटा ये लिमिटेड सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगा रहता है कि कंपनी के अंदर जो भी ओनर होते हैं, सर कंपनी के ओनर मतलब शेयर होल्डर्स, ठीक है, शेयर होल्डर्स, कोई छोटा शेयर होल्डर है, कोई बड़ा शेयर होल्डर है, तो जो बड़ा शेयर होल्डर होता है सबसे बड़ा, लोग उसी को ही मालिक कह देते हैं। ठीक है,
तो कंपनी में कौन होते हैं बेटा? शेयर होल्डर्स। और शेयर होल्डर का पैसा लगा होता है जिसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। सर हमने तो कैपिटल पढ़ा था बेटा, कैपिटल आपने पढ़ा था पार्टनरशिप में, कैपिटल पढ़ा था आपने क्लास सोल प्रोप्राइटरशिप में। कंपनी में शेयर होल्डर होते हैं और कैपिटल जो है वो शेयर कैपिटल। एग्जाम्पल, मैंने सोचा कि चलो अब तो मैं पढ़ लिख के 12th पास आउट हो गया, तो मैं रिलायंस कंपनी में शेयर खरीदूंगा, मैं उसकी हिस्सेदारी खरीदूंगा, मैं मालिक बनूंगा। कितने रुपए मेरे पास? सिर्फ 10,000। तो बिल्कुल मैं रिलायंस का मालिक हूँ, बिल्कुल आप 10,000 रुपए, क्या आप उसका एक शेयर मान लो 400 रुपए का है, मान लो उसका 400 रुपए देकर भी आप रिलायंस के मालिक बन सकते हो। यस, यू आर द ओनर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लेकिन आप सिर्फ 400 रुपए तक के मालिक हो। तो कल को अगर तुम्हारा पैसा डूबेगा, हद से हद, अधिक से अधिक, कितना डूबेगा? 400 रुपए डूबेगा। इसका मतलब मेरी, जब मैंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, मैंने कंपनी का शेयर खरीदा, मैं कंपनी का शेयर होल्डर हो गया, और जो ये मेरा पैसा लगा है इसको बोलेंगे शेयर कैपिटल। कंपनी तरक्की करेगा तो ये 400, 500, 600, 700, 800 होगा। गोल्ड का रेट बढ़ता है ना, सोने का रेट बढ़ता है, उसी तरीके शेयर का भी रेट बढ़ता है। किस पे डिपेंड होता है? शेयर मार्केट पे, स्टॉक मार्केट पे। तो कंपनी स्टॉक मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रही है तो मेरा 400 का शेयर 4,000 का भी हो जाएगा, 5,000 का भी हो जाएगा। कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, इसका 400 का कीमत 300, 200, 100, मैक्सिमम कितना जाएगा? 0। यानी कि मेरा हद से हद कितना डूब सकता है? 400 रुपए। अगर मैंने रिलायंस में 400 रुपए लगाए हैं तो मेरा मैक्सिमम जो पैसा डूबेगा वो 400 ही डूबेगा, उससे ज्यादा नहीं डूबेगा। इसका मतलब शेयर होल्डर समझ में आ गया। शेयर अभी समझाऊंगा, जो पैसा लगाया मैंने दैट इज शेयर कैपिटल, और मैक्सिमम उतना ही डूब सकता है। इसीलिए कंपनी के नाम के आगे हमेशा शॉर्ट में लिमिटेड लगा रहता है, बिकॉज द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स आर लिमिटेड। कहां तक? जितना पैसा मैंने लगाया। इसलिए चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो, नाम क्या क्या लिखा रहता है? लिमिटेड। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप में अगर तुमने कर्जा ज्यादा ले लिया, तुम अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेचना पड़ेगा, तुम्हें घर बार भी बेचना पड़ जाएगा बिजनेस की लायबिलिटी को पे करने के लिए। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है, कंपनी में ऐसा है। कंपनी में क्या होता है क्लास? आपका पैसा जो है वो जितना आपने लगाया उतना ही डूब सकता है, उससे ज्यादा आपका नहीं डूब सकता। अब इससे सबसे बड़ा सवाल है कि हाउ कंपनी रेज फंड। आज हम थ्योरी पढ़ेंगे, अगली क्लास में जर्नल एंट्री और क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। देन धीरे धीरे क्लास बहुत सारे टॉपिक है इसके अंदर, आपके मन में बहुत सवाल होंगे। जितने भी सवाल आपके मन में है ना, आप सबसे रिक्वेस्ट है आप कमेंट में लिख डालो, ताकि मैं इस वीडियो के बाद उन सारे कमेंट्स को पढ़ के आगे आपको अगली वीडियोज़ में, आने वाली जो भी वीडियोज़ है उसके अंदर उसका सॉल्यूशन दे दूँ। ठीक है, जिसका तो सॉल्यूशन मिलने ही वाला होगा आगे, तो उसका तो नहीं, जो डिफरेंट क्वेश्चन होगा मैं जरूर आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। क्लियर है? सबका सॉल्यूशन मतलब मिल जाएगा आपको। सबसे बड़ा सवाल कि कंपनी को पैसा क्यों चाहिए और कैसे कैसे लेती कंपनी पैसा? तो वो सीधी सी बात है यार, बिजनेस करने के लिए मतलब कि कैपिटल मनी इज द ब्लड ऑफ द बिजनेस। जैसे हमारी बॉडी चलेगी तब अच्छे से जब हमारी बॉडी में ब्लड होगा, उसी तरीके से कोई भी कंपनी भी अच्छे से तभी रन कर पाएगी जब कंपनी के अंदर क्या लगा होगा? मोटी रकम, अच्छा पैसा लगा होगा। पैसा ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसा अगर कंपनी में है तो कंपनी तरक्की करेगा। अब होता क्या है, कंपनी को चाहिए पब्लिक से पैसा, तो कंपनी अकाउंट्स करके पब्लिक को दिखाती है सारी चीज़, देखो हम अपनी कंपनी में आपको मौका दे रहे हैं, आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है? मान लो कंपनी को चाहिए 100 करोड़ रुपए, ध्यान समझना, कंपनी को चाहिए 100 करोड़ रुपए। तो कंपनी क्या करती है? ये 100 करोड़ रुपए जनता से लेने की कोशिश करती है। तो ये 100 करोड़ रुपए लेने हैं पब्लिक से, ये हो गया शेयर कैपिटल। क्या हो गया क्लास? शेयर। ध्यान से समझना क्लास की कंपनी पब्लिक से पैसा कैसे लेती है। वैसे मुझे बताओ कितने सोर्स हैं पब्लिक से पैसा लेने के लिए? कितने सोर्स है? सबसे पहला, वो लोन ले सकते हैं बैंक से, है ना, लोन ले सकते हैं बैंक से। या लोन लेंगे तो क्या होगा? मान लो मैंने बैंक से लोन लिया है, तो भैया मैं कमाऊं चाहे ना कमाऊं, मुझे हर साल ब्याज देना पड़ेगा। तो अगर ब्याज भरने लायक पैसा है मेरे पास तो मैं लोन ले लूंगा, सीधी सी बात है। या फिर मैं क्या करूंगा? शेयर्स, मैं पब्लिक को मतलब कि शेयर देके, हिस्सेदारी देके मैं पब्लिक से पैसे ले लूंगा। या फिर मेरे पास कुछ रिजर्व्स होंगे, मैं उनका यूज करूंगा। तो मैं आज लोन की बात नहीं करूंगा, रिजर्व की बात नहीं हो, बिकॉज चैप्टर ही इश्यू ऑफ शेयर है, तो मैं शेयर्स की ही बात कर रहा हूं। तो कंपनी इन 3 तरीकों से पब्लिक से पैसा ले सकती है, ध्यान रखना, लोन या डिबेंचर से, शेयर से, या फिर रिजर्व से। तो मैं आज में बात करूंगा शेयर से। तो कंपनी 100 करोड़ रुपए कंपनी को चाहिए बिजनेस करने के लिए, तो कंपनी ने 100 करोड़ का ये 100 करोड़ क्या है? शेयर कैपिटल। और इसको डिवाइड दे दिया किससे? इसको कंपनी ने बोला कि हम 100 करोड़ रुपए लेंगे, एक एक शेयर की कीमत होगी 10 रुपए। तो एक शेयर की जो कीमत है ना, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं बेटा?
फेस वैल्यू। वैसे अकाउंट्स में तो इसको फेस वैल्यू बोलते हैं, लेकिन कंपनी लॉ में इसका नाम लिखा है नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, तो ये कहते हैं कि हम एक हिस्सा हमारी कंपनी का वो 10 रुपए का है, तो आप मुझे बताओ तो ये कितने करोड़ शेयर इशू करेंगे? 10 करोड़ शेयर। शेयर क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। कंपनी को चाहिए 100 करोड़ रुपए, और कोई भी इंसान मिनिमम कितने रुपए इन्वेस्ट कर सकता है? कम से कम 10 रुपए का एक शेयर है, तो कंपनी 10 करोड़ शेयर इशू करेगी, 10 करोड़ शेयर्स एट द रेट 10 ईच। तो कंपनी के पास कितना करोड़ इकट्ठा हो जाएगा? 100 करोड़। इस 100 करोड़ को बोलेंगे शेयर कैपिटल, इस 10 रुपए को बोलते हैं फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, और ये जो 10 करोड़ शेयर है नंबर ऑफ शेयर्स है। आप इमेजिन कर लो कि शेयर्स का मतलब कागज, ठीक है, 10-10 रुपए के नोट का पूरा 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 बंडल रखा हुआ है। तो कोई आदमी मेरे पास आए कि भैया हमें आपकी कंपनी का एक शेयर चाहिए, मैंने कहा लाओ 10 रुपए, मतलब मेरे पास कागज रखे हुए हैं, तो मैंने कागज उनको दे दिया और उनसे 10 रुपए ले लिया। कोई कहता है मुझे आपकी कंपनी के 10 शेयर चाहिए, तो मैं उनको 10 कागज दे दूंगा और उनसे 100 रुपए ले लूंगा। कोई कहता है मुझे आपकी कंपनी के 1 लाख कागज चाहिए, 1 लाख शेयर चाहिए, तो मैं 1 लाख कागज उसको उठा के दे दूंगा, उससे 10 लाख रुपए ले लूंगा, बिकॉज एक कागज कितने का है? 10 रुपए का है। तो कंपनी इस तरीके से पब्लिक से 100 करोड़ इकट्ठा करेगी। इस 100 करोड़ को बोलेंगे शेयर कैपिटल, इस 10 को बोलेंगे फेस वैल्यू, और ये जो 10 करोड़ शेयर्स हैं, 10 करोड़ का नंबर है, शेयर है ऑफ रुपीज 10 ईच, 10 फेस वैल्यू, 10 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स, और 100 करोड़ रुपीज इस शेयर कैपिटल। तो कंपनी ऐसे ऐसे करके 100 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लेगी। तो सर सबसे बड़ा सवाल, पब्लिक क्यों देगी इनको पैसे? भाई मैं 10 रुपए क्यों दूंगा कंपनी को? अब आगे कहानी सुनना कि भाई आज की डेट पे मान लेते हैं कि आज है 1 जनवरी, 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 22 ले लो, 1 जनवरी 22 को मैंने कंपनी के 10 रुपए वाले 100 शेयर्स खरीदे। तो बताओ मैंने कितने रुपए कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए? एक शेयर 10 का है और मैंने 100 शेयर खरीदे, तो 100 इंटू 10, मैंने कंपनी में इन्वेस्ट कितने कर दिए? 1000 रुपए। कितने रुपए कर दिए इन्वेस्ट? 1000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। अब कंपनी को मैंने 1000 रुपए दे दिए, कंपनी हर साल प्रॉफिट कमाएगी, और प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा, देखो जिसने जितना ज्यादा पैसा लगाया है उसको ज्यादा प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। तो रिलायंस में मुकेश अंबानी को जाहिर सी बात है ज्यादा प्रॉफिट का शेयर मिलता होगा, बट मुझे भी थोड़ा बहुत मिलेगा शेयर्स, ठीक है, मुझे थोड़ा बहुत शेयर मिलेगा। बाकी ये जो एक शेयर 10 का है ना, कल को 11 भी हो सकता है, कल को 12 भी हो सकता है। तो 11 रुपए अगर कल को हो गया और मेरे पास 100 शेयर है, तो मैं बेचने जाऊंगा, तो 100 इंटू 11 कितना हो गया? 1100। तो यानी कि मेरी 1000 रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी हो गई बेटा? वो हो गई 1100 रुपए की। सोचो मेरी 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कितनी की कीमत हो गई बेटा? 1100 रुपए, मुझे 100 रुपए का फायदा हो गया। और अगर मैंने 1 लाख शेयर लगाए होते तो 10 के हिसाब से मैंने कंपनी को 10 लाख रुपए दिया होता, और अगले ही दिन मेरा शेयर 11 का, तो मैं बेच देता 11 के हिसाब से 1 लाख शेयर, 11 के हिसाब से 11 लाख, मुझे एक दिन में 1 लाख का फायदा। शेयर मार्केट में जो ट्रेड करते हैं ना क्लास, वो ऐसे ही पैसा कमाते हैं। सस्ते में शेयर्स खरीदते हैं, जब उनका रेट बढ़ता है तो उसे बेच देते हैं। जैसे प्रॉपर्टी, लोग सस्ते में प्रॉपर्टी खरीदते हैं, महंगे में बेच देते हैं, सस्ते में सोना खरीद के महंगे में बेच देते हैं। उसी तरीके से क्लास शेयर मार्केट में भी ऐसा ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है। लेकिन ये 10 से 9 भी हो सकता है। तो तुम बोलो सर हम नहीं बेचेंगे, कोई बात नहीं, 9 हुआ हम नहीं बेचेंगे। अच्छा नहीं बेचोगे, ठीक है, 9 से 8 हो गया, अब क्या होगा? बोलोगे यार काश पहले बेच दिया होता, पर कोई बात नहीं, रेट बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा। 8 से 7 हो गया, अब और दिक्कत, या 7 रुपए हो गया, अब क्या करूं? 7 से 6 हो गया, अरे कहीं जीरो ना हो जाए, बेच दो भाई इसको। तुरंत ही आपने 1 लाख शेयर 10 लाख के खरीदे थे, 6 लाख के बेच दिए, 4 लाख घाटे में, है ना। और पता चला अगले ही दिन फिर ये 7.5 हो गया, बोला यार चट बढ़ गया। तो शेयर का रेट कब बढ़ेगा कब घटेगा, मतलब ऊंट जो है वो किस करबट बैठेगा, कोई नहीं जानता है, कोई भी नहीं जानता है। वॉरेन बफेट, एक नाम सुना होगा आप लोगों ने क्लास, या राकेश झुनझुनवाला, इंडिया में बहुत बड़ी हस्ती है क्लास, और इवन वॉरेन बफेट भी। तो ये आपने नाम सुना होगा कि किस तरीके से क्लास ये लोग बिजनेस करते हैं, किस तरीके से क्लास ये लोग, इनको पता चल जाता है, मतलब कोई जादू नहीं, एक्सपेरिमेंट नहीं है, कंटिन्यूस में लगे रहना। जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आपको पता है दिन भर टीवी देखते रहते हैं, न्यूज़ चैनल देखते रहते हैं क्लास, सीएनबीसी जी बिजनेस की, कब किस कंपनी का रेट बढ़ेगा, कब किस कंपनी का रेट घटेगा। जैसे लॉकडाउन में पूरा शेयर का रेट डाउन हो गया, करोड़ों का नुकसान हो लोगों को, लेकिन अब धीरे धीरे सिचुएशन सुधर रही है, धीरे धीरे चीजें ठीक हो रही हैं। तो इसीलिए शेयर का प्राइस अप एंड डाउन, देखो मैं अकेला तो रिलायंस जैसी कंपनी खड़ी नहीं कर सकता,
15-20 हज़ार कमाता हूँ, तो मैं जो महीने में बचा लेता हूँ 1,000-2,000 रुपये, मैंने उसे कंपनी में लगा दिया और कंपनी ने बढ़ा के मेरे को 1,000 का 2,000 दे दिया। अच्छा, अगर घाटा होगा तो 1 लाख वाले को ज़्यादा घाटा होगा और 100 शेयर जिसने खरीदे उसे कम घाटा होगा। तो इसीलिए पब्लिक कंपनी में हिस्सेदारी खरीदती है। कंपनी तरक्की करेगी, शेयर का प्राइस बढ़ेगा, कंपनी कम तरक्की नहीं करेगी, शेयर का प्राइस कम होगा। तो तुम्हें सोच समझकर किस कंपनी में तुम्हें पैसा लगाना है, तुम्हें सोच समझकर वहां पैसे लगाने हैं। तो ये हो गया क्लास। इस तरीके से कंपनी पब्लिक से पैसे लेती है, अपने बारे में बताकर सब चीज पब्लिक आपसे, मतलब कंपनी पब्लिक से पैसे ले लेती है, फिर बिजनेस करती है, हर साल प्रॉफिट का एक हिस्सा पब्लिक को बांटती है। ये मुनाफा है। तो इस प्रॉफिट के 3 टुकड़े होते हैं, मैंने इको में भी आपको पढ़ा रखा था एक बार। सबसे पहले तो आपको टैक्स देना है, जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। क्या कहते हैं क्लास? कॉर्पोरेट टैक्स। दूसरा, प्रॉफिट का एक हिस्सा पब्लिक को बांट दिया जाता है, जिसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और तीसरा, कुछ पैसा बचा के रखते हैं, दैट इज रिजर्व्स, ताकि भैया कभी फ्यूचर में काम आए। कंपनी सारा कमाएगी, सारा बांट देगी, तो कंपनी तरक्की कैसे करेगी? तो कंपनी प्रॉफिट्स के 3 हिस्से करती है, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिजर्व्स। तो इस तरीके से कंपनी में क्लास सारी की सारी चीज चलते हैं। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कंपनी कैसे पब्लिक से पैसे लेती है और कैसे कंपनी बिजनेस करती है। ये शेयर देखो, लोन में और शेयर इशू करने में डिफरेंस है। शेयर जब आप इशू करते हो, मान लो कि मैं एक कंपनी हूं, मैंने आपको शेयर इशू किया, तो अगर मैं कमाऊंगा तो ही आप कमाओगे, मैं घाटे में जाऊंगा तो आप भी घाटे में जाओगे। लेकिन अगर मैं तुमसे लोन ले रहा हूं, तो मैं चाहे कमाऊं, चाहे ना कमाऊं, चाहे ज़्यादा कमाऊं, चाहे कम कमाऊं, तुमको तुम्हारा ब्याज टाइम पे चाहिए। तुम आके मुझे बोलो सर मेरे को ब्याज चाहिए। लेकिन अगर तुम शेयर होल्डर हो, तुम्हें प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट हुआ होगा तो मिलेगा, ज़्यादा हुआ होगा ज़्यादा मिलेगा, कम हुआ होगा कम मिलेगा, नहीं हुआ होगा नहीं मिलेगा। आई होप कि अब आप समझ में आ गए क्लास। शेयर में ओनरशिप, जैसे मैं कोचिंग चलाता हूँ, मेरा इंस्टीट्यूट है, मैं कोचिंग चलाता हूँ, तो मुझे पैसा चाहिए, तो मैंने किसी और टीचर को बोला कि भाई तुम मुझे उधार दे दो यार, तो उधार उसने मुझे दे दिया, तो मैं इस पैसे से क्या कर रहा हूँ उसे मतलब नहीं, उसे उसका ब्याज चाहिए और टाइम पे पैसा लौटाऊंगा उसको, वो लोन हो गया। लेकिन उससे बोलूँ कि यार मुझे पैसे उधार मत दे, तू भी आके मेरे साथ काम करना, तू भी मिलकर पार्टनरशिप कर लेते, तू भी आधा मालिक बन जा और आधे पैसे दे दे, तो वो मालिक बन गया, फिर हर चीज़ में उसकी हिस्सेदारी आधी हो गई। तो अगर तुम अपनी हिस्सेदारी दे सकते हो तो तुम शेयर इशू करोगे, अदरवाइज तुम डिबेंचर इशू करोगे। तो इस तरीके से डिविडेंड समझ आ गया आपको, शेयर समझ आ गया, शेयर कैपिटल समझ आ गया, नंबर ऑफ शेयर समझ में आ गया। जो इंसान शेयर खरीदता है उसे बोलते हैं शेयर होल्डर्स। ओके, देखो डिटेल में समझा रहा हूँ, टाइम तो थोड़ा सा लगेगा, बट आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। एक शेयर की जो वैल्यू है, दैट इज शेयर की फेस वैल्यू, और उसको बोलते हैं शेयर। यानी कि पूरा का पूरा पैसा, मान लो मुझे 100 रुपये चाहिए और मुझे 10 शेयर देना है, तो एक शेयर कितने रुपए का हो गया? 10 रुपए का। तो एक शेयर, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ शेयर कैपिटल, ये 100 रुपए का सबसे छोटा हिस्सा जो है एक शेयर, वो कितने का है? वो 10 रुपए का है। इसको बोलते हैं फेस वैल्यू, इससे बोलते हैं शेयर। कुल मिला के एक हिस्सा, ठीक है, एक हिस्सा जो मिनिमम है वो शेयर कैपिटल हो गई। ओके, आगे इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर। देखो मैं आपको डिफरेंस नहीं समझाऊंगा, सिर्फ इतना बताऊंगा ताकि आपके चैप्टर में काम आ जाए, क्योंकि डिफरेंस के लिए क्लास मुझे अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, डिटेल में लिखवाना पड़ेगा, नोट्स आपको बताना पड़ेगा। देखो शेयर्स भी 2 टाइप के होते हैं। इक्विटी शेयर्स वालों को डिविडेंड बाद में मिलता है, नाम ही प्रेफरेंस है, तो इनको डिविडेंड पहले मिलेगा। तो कंपनी जब भी प्रॉफिट कमाएगी ना, कंपनी जब भी प्रॉफिट कमाएगी तो इनको डिविडेंड कंपनी जो प्रेफरेंस शेयर्स को सबसे पहले देगी और बाद में देगी इक्विटी। ये एक्चुअल ओनर होते हैं कि अंदर जैसे लोग, पहले बाहर वालों को पूर्ति करो, इनको बांटो डिविडेंड, और फिर जो बचेगा तो इक्विटी वालों को, नहीं बचेगा तो नहीं बांटना, ज़्यादा बचेगा ज़्यादा बांटना, और कम बचेगा तो कम बांटना, नहीं बचेगा तो नहीं बांटना। तो इस तरीके से इक्विटी और प्रेफरेंस कंपनी जो वोट करती है ना, वोटिंग, अच्छा रिलायंस जियो बनाना है कि नहीं बनाना, तो वोटिंग में हाथ कौन उठाएगा? सिर्फ इक्विटी वाले। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई वोटिंग राइट नहीं मिलती है। आई होप आपको इक्विटी प्रेफरेंस में थोड़ा समझ आ गया। डिविडेंड पहले किसे मिलता है? प्रेफरेंस को, बाद में इक्विटी वालों को। और वोटिंग राइट किसके पास होती है? इक्विटी वालों के पास होती है, प्रेफरेंस वालों के पास नहीं होती। बाकी डिटेल धीरे धीरे जब मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा ना आगे, तब अभी मैं ये है कि बस न्यूमेरिकल जो है वो अच्छे से बन जाएं आपके, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। आई होप कि आपको आज ही क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो अब मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ, लास्ट में आपको 5-7 मिनट और लूंगा ताकि अगली क्लास हमारी अच्छे से चले। तो आप ध्यान से समझना कि कंपनी में एक्चुअली काम किस तरीके से चलता है। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई, आई नो, बट आप अच्छे से समझना कि कंपनी एक्चुअली कंपनी में काम किस तरीके से चलता है। ध्यान समझना, ये कंपनी है एक्स लिमिटेड, ठीक है, ये कंपनी का रिसेप्शन है, एक मैडम यहाँ बैठी हुई है, ठीक है। तो आप 18 साल के हो गए, यानी कि आप, सबसे पहली बात, आपकी एज 18 होनी चाहिए, तभी आप कंपनी के शेयर खरीद सकते हो। बच्चे 18 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, वैसे आजकल बच्चे तो बच्चे नहीं रहते, लेकिन फिर भी आपको पता है कि लॉ कहता है कि 18 से नीचे है तो माइनर है, और माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया जाता, वो वॉइड होता है। तो 18 साल के हो, आपको शेयर खरीदना, तो आपने ठीक है मैं कंपनी के 100 शेयर खरीदूंगा। कितने शेयर्स?
100 शेयर। एक ही कीमत आपने पता कर लिया इंटरनेट पे या फिर आपने पता किया तो वो 10 रुपए का है। तो आप चले गए मैडम के पास कि मैडम मैडम मुझे आप अपनी कंपनी के 100 शेयर दे दो 10 रुपए के भाव से, कल को 11 होगा 12 होगा, आप इमीडिएटली ऑन द स्पॉट, ऑनलाइन सारा काम होता है, आप ऑनलाइन बेच सकते हो, सारा पेमेंट भी ट्रांसपेरेंट है, कुछ भी डूबने वाला नहीं है, उसके लिए सेबी बैठा हुआ है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हमारा पैसा नहीं डूबेगा, डोंट वरी। तो आपने बोला ठीक है मैडम ये दे दो मुझे। तो कंपनी ने, मैम ने आपको एक छोटी सी किताब दे दी, छोटी सी आपको ऐसे बुकलेट दे दी। मैम बोला ये बुकलेट क्या है? इस बुकलेट का नाम है प्रोस्पेक्टस। क्या है बेटा? प्रोस्पेक्टस। तो मैम ने आपको प्रोस्पेक्टस दे दिया। तो मैम ने कहा कि बेटा लो इस प्रोस्पेक्टस को पढ़ो, पहले कंपनी के बारे में सब जानो, अच्छा लगे तो पैसा लगाना। आपने गए, आप शुरू के 1-2 पन्ना देखा, बस आपने फिर लास्ट में एक फॉर्म भर दिया। फॉर्म में अपना एज, नाम, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, सारी चीज़ आपने भर के ये पूरा का पूरा डिटेल आपने मैम को पकड़ा दिया। तो मैम ने बोला ठीक है लाओ हमें 2 रुपए दे दो। ध्यान सुनना, पहले मैम ने आपसे पैसे मांग लिए, आपको दिया कुछ नहीं, बस आपसे पैसे मांग लिए, ठीक है। तो ये जो 2 रुपए मैम ने एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आपसे मांग लिया है, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। क्या कहते हैं क्लास? एप्लीकेशन मनी। आपको कंपनी ने शेयर नहीं दिए, आपसे पहले 2 रुपए ले लिया, 2 रुपए पर शेयर। आप बोलोगे सर शेयर 10 का है ना? हाँ शेयर 10 का है, बट अभी आपसे 10 रुपए को तोड़ तोड़ के लिया जाएगा। तो पहले कंपनी ने आपसे 2 रुपए ले लिए, जिस मनी को क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन मनी। फिर 2 या 3 महीने बाद कंपनी आपको फोन करेगी, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको शेयर अलॉट हो गए, आप अपना अलॉटमेंट मनी दे दो। वो 4 रुपए का है अलॉटमेंट मनी, ठीक है, मान लेते हैं 4 रुपए का है। तो ये अलॉटमेंट मनी है, यानी कि जब कंपनी आपको शेयर अलॉट करेगी तब आपसे जो पैसे लेगी वो अलॉटमेंट मनी। मैं जो भी प्राइस बोल रहा हूं पर शेयर का है, एक शेयर का 2 रुपए, एक शेयर का 4 रुपए। फिर कंपनी 1 या 2 महीना फिर कॉल करेगी, बोलेगी लाओ फिर 2 रुपए आप और दे दो फर्स्ट कॉल मनी। ये अमाउंट चेंज हो सकता है, और क्या पता फर्स्ट कॉल में ही सारा का सारा मांग ले 10 के 10 रुपए। 4 किस्त भी हो सकती है, 5 किस्त भी हो सकती है, 2 किस्त भी हो सकती है, 1 किस्त भी हो सकती है, बट मैक्सिमम 4 किस्त मतलब कि क्वेश्चन में मिलता है। सेकेंड एंड फाइनल कॉल, मान लो दूसरी कॉल आखिरी है, तो सेकंड एंड फाइनल कॉल पे फिर कंपनी आपसे 2 रुपए ले लेगी। तो कंपनी ने ऐसे कर करके आपसे 10 रुपए ले लिए, लेकिन किस्तों में, और शेयर आपको यहाँ पे कंपनी दे देगी। अगर पहली कॉल ही आखिरी होती तो क्या लिखते? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। तो कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करती है और पब्लिक से पैसे ले लेती है तोड़ तोड़ कर। अब जब सारी किस्त पे हो जाएगी तो आपके पास अधिकार होगा कि आप ये शेयर किसी और को भी आराम से बेच सकते हो, जो भी बढ़ा हुआ प्राइस होगा उस पर आप बेच सकते हो, या घटा हुआ प्राइस, जो भी प्राइस करंट में चल रहा है वो आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाता है, ठीक है, जैसे गोल्ड का होता है वैसे ही। तो ये सारा का सारा सिस्टम है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर 10 रुपए ही तो है, क्या तोड़ के ले रहे हो? बेटा 10 रुपए एक शेयर का है, समझ रहे हो? अगर मैं 1 लाख शेयर खरीदूंगा 10 लाख, अगर मैं 1 करोड़ शेयर खरीदूंगा 10 के हिसाब से 10 करोड़, तो रुपए बड़ा हो गया ना। इसलिए तो कंपनी शेयर का प्राइस सर इतना कम क्यों रखती है, फेस वैल्यू सिर्फ 10 रुपए क्यों रखती है? ताकि गरीब से गरीब लोग भी कंपनी में इन्वेस्ट करें, सिर्फ अमीरों का खेल नहीं है ये। तो मैं जब मुझे 100 शेयर खरीदने हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त मैंने कंपनी को 200 रुपये दे दिया। फिर मुझे देखो ये तो 1 शेयर का प्राइस है ना, मुझे 100 शेयर चाहिए, तो फिर मैंने 400 रुपये दे दिया, फिर मैंने 200 दे दिया, फिर मैंने 200 दे दिया। तो मैंने कंपनी को 10 शेयर के पीछे पूरा 1000 रुपये दे दिया, लेकिन किस्तों में तोड़ तोड़ कर। अब कंपनी को सारे पैसे मिल गए, कंपनी इससे अपना बिजनेस करेगी और बिजनेस करके मुनाफा कमाएगी, मुझे मुनाफे का हिस्सा भी मिलेगा और हर साल मेरा प्राइस बढ़ता भी जाएगा। तो फ्यूचर में मैं बेचूंगा तो 10 की जगह 12, 15, 20, 50, 100 या कम हो गया, जो भी है, जो भी प्राइस होगा उसमें बेचूंगा। तो ये है पूरा का पूरा कहानी कि किस तरीके से कंपनी जो है वो आपको शेयर्स देती है। और कंपनी ने जो आपको शुरू में बुकलेट दी थी ना, जिसका नाम था प्रोस्पेक्टस, बेटा उस प्रोस्पेक्टस में स्कूल जैसा प्रोस्पेक्टस नहीं होता जैसे स्कूल में मिलता है आपको एडमिशन के टाइम पे, नहीं। स्कूल वाले में तो अच्छी अच्छी बातें लिखी रहती हैं, बस अच्छे अच्छे पिक्चर्स रहते हैं बस, लेकिन नहीं, कंपनी के प्रोस्पेक्टस में सब कुछ अच्छा नहीं, सही लिखा रहता है, कुछ भी छुपाया हुआ नहीं रहता, सारी बातें लिखी रहती है ताकि आप कंपनी के बारे में पढ़ो, समझो, क्योंकि तभी तुम्हारा मेहनत का पैसा लग रहा है भाई। तुम्हारा पैसा कल को डूब ना जाए, तुम गलत कंपनी में पैसा ना लगा दो कहीं, तो कंपनी आपको पूरी पढ़ने के लिए बोलेगी, आप पढ़ के सोच समझ के ही कंपनी में पैसा लगाओगे। बट रियल लाइफ में ऐसा कोई करता नहीं है। ये कहानी समझ क्लास आगे आपको। अब अगली क्लास में मैं आपको इसके एंट्रीज और आई की डिटेल बताऊंगा। मुझे प्लीज़ आपसे फीडबैक जरूर चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हो क्लास लगभग 40 मिनट्स हो चुका है, 30-40 मिनट्स, और मैं कंटिन्यू आपके लिए बोल रहा हूँ। मेरी मेहनत अगर आपको दिखती है तो एक लाइक जरूर करना बेटा, और मुझे बताना कमेंट में कि आपको ये कैसा लगा, समझ आया कि नहीं। आगे धीरे धीरे आपका देखो, मैं हमेशा कहता हूँ जितनी ऊंची इमारत होगी बेस उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। 12 नंबर सीखने के लिए, 12 नंबर गेन करने के लिए आपको बेस बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आज की पूरी बेसिक क्लास ही थोड़ी सी लंबी होगी, माफ करना। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट और अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। 12th के लिए आपके लिए टर्म 1 टर्म 2 पूरा कराऊंगा, जी जान लगा के मेहनत करके। टर्म 1 के लिए पूरा एमसीक्यू, टर्म 1 के पूरा, टर्म 2 के लिए पूरा डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो। टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।